आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज़ के अंतर्गत आज हम स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज आपको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताएंगे। टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत अहम आविष्कार है। हम बहुत सारी सहूलियतें हमें मिलती हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन ये जितना हमारा दोस्त है उतना हमारा दुश्मन भी। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, इसके बारे में हमें आज बताएंगे डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमित सुराल, जो हेड ऑफ यूनिट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद एंड लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में हैं। आपको वेलकम करते हैं इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में। थोड़ा आप हमें बताइए कि क्या कारण है जो कि टेक्नोलॉजी से हमारे पोस्चर पे इफ़ेक्ट करता है, हमारी प्रॉब्लम्स करता है, डिसेबिलिटी करता है, और कैसे हम इससे बच सकते हैं और इससे कैसे इलाज कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर रुचिका को और इग्नू को कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखें यूनाइटेड नेशंस का जो हमारे संयुक्त राष्ट्र का जो SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक के लिए, उसमें 17 गोल्स में जो तीसरा गोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो आपने ये जो टॉपिक दिया है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि यंग पीपल, उनको बैक पेन्स और अदर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमनली हो रहा है। तो सबसे पहले तो पोस्चर, बैड पोस्चर हम हमेशा देखते ही हैं, क्योंकि पोस्चर धीरे धीरे, जैसे एक पोस्चर में बैठते हैं हम टायर्ड हो जाते हैं और हम आगे को झुक जाते हैं। चाहे हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम टीवी देख रहे हैं, है ना, ऑल टाइप्स ऑफ बैड पोस्चर्स आर अडॉप्टेड। काम में तो होता ही है, अगर घंटों घंटों काम करते हैं कोई लोग ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक, तो पोस्चर ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। आजकल जो डिवाइसेस हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की नेसेसिटीज़ हैं, वो तो ख़त्म हो नहीं सकती, बल्कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसके वजह से और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। जैसे आप देख रहे हो लैपटॉप का यूज़, सेल फोन्स का यूज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एनाटमी है स्पाइन का और जो फिजियोलॉजी है उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कैसे हमारे ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब आप नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है और नॉर्मल फंक्शन क्या है पहले वो समझाएंगे, और फिर ये जो सब हम गलत पोस्चर या गलत जो डिवाइसेस यूज़ करने से किस तरह का ये नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखते हैं एनाटमी। तो ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जो है, जो 4 पैरों पे चलने वाले जीव, उससे हम इवॉल्व हुए हैं, और क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं तो अब 2 पैर में खड़े हो रहे हैं, तो बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो स्पाइन है वो सीधा नहीं है, स्पाइन में कर्वेचर्स होती हैं। अगर हम देखें, ये सर्वाइकल स्पाइन है, जो गर्दन, ये जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी है, इसको सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। इसकी कन्वेक्सिटी होती है आगे की तरफ, और जो पीछे है थोरैसिक स्पाइन, इसकी कन्वेक्सिटी पीछे की तरफ, चेस्ट की वाली। चेस्ट सामने को होता है, रिब केज, और रिब केज के एरिया के पीछे जो है थोरैसिक स्पाइन है, तो इसके कन्वेक्सिटी पीछे होता है, और लंबर स्पाइन, इसकी कन्वेक्सिटी आगे को। तो ये स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, एस शेप्ड कर्व्ड है। अब जो स्पाइन के पीछे जितने मसल्स हैं वो उस कर्व को मेंटेन करती है, एस शेप कर्व को। अगर हम पीछे दोबारा स्लाइड पे जाए, तो जैसे हम ये एस शेप की जगह पे हम झुक जाते हैं बैड पोस्चर से, तो एस शेप्ड सी शेप्ड बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं, जो ये बॉडी के स्ट्रॉन्ग मसल्स है, कोर मसल्स होती हैं, तो ये पोस्चर को मेंटेन करती है कुछ घंटे, उसके बाद थक जाती हैं, तो उसमें मसल्स में फटीग हो जाता है। और सिर्फ मसल्स बैक के नहीं, पर गर्दन के मसल्स आप देखेंगे छोटे छोटे कितने सारे मसल्स हैं, और ये मसल्स जो हैं, इस जो कॉन्वेक्सिटी मैंने कहा था फॉरवर्ड, इसको मेंटेन करने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है कि इसको मेंटेन करते हैं कर्वेचर को। अब आप देखते हैं क्या होता है। अब जो फिजियोलॉजी है, जो
सर्वाइकल स्पाइन का जो कर्वेचर है, जो सामने की तरफ कॉन्वेक्सिटी है, वो मसल से मेंटेन हो रही है। और इसमें ये मसल्स जो हेड का जो लोड होता है, जो वेट है हेड का, वजन जो है लगभग 5 किलो के करीब है एडल्ट्स ह्यूमन बीइंग में। तो 5 किलो को इसको मेंटेन करने के लिए जो मसल्स भगवान ने बनाई हुई हैं, उस पे 5 किलो का लोड आता है नॉर्मली। अब जब हम दिनचर्या के एक्टिविटीज़ में, स्पेशली फ़ोन्स या लैपटॉप पे काम करना, जैसे ही हमें 30 डिग्री हम आगे देखते हैं तो कन्वेक्सिटी कम हो जाता है। और ये पीछे जो मसल्स हैं, ये मसल पे लोड लगभग 18 किलो बन जाता है। आप सोचो कि 30 डिग्री पे 18 किलो। और अगर हम 60 डिग्री नीचे देखते हैं, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में 2 लड़कियां हैं, एक का बिल्कुल झुका हुआ है गर्दन, 60 डिग्री पे 27 किलो लोड है पीछे के मसल्स पे। तो ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में विदाउट ब्रेक चलता रहता है। तो जो मसल्स हैं अल्टीमेटली वो फटीग हो जाएंगे, और जब मसल्स फटीग हो जाएंगे फिर उसका इफेक्ट आएगा बोन्स में, और बोन्स में स्केलेटन पे। उसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो जो लंबर स्पाइन है, लंबर स्पाइन जब मसल्स फटीग हो जाती हैं तो हम झुकते हैं, भारी चीज़ें उठाते हैं, तो मसल्स में टेयर्स आ सकते हैं। तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं, मसल स्ट्रेन। जैसे एंकल्स में लिगामेंट्स होते हैं उसको स्प्रेन कहते हैं, तो मसल्स को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो ये मसल में लिगामेंट्स में स्ट्रेन हो सकता है। और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे का जो लोड है इस स्पाइन पे, वो अराउंड लंबर स्पाइन पे 60% है बॉडी वेट का। तो आप सोचें कि अगर 50 किलो का कोई आदमी हो, उसका 60% मतलब 30 किलो का वजन लंबर स्पाइन पे पड़ता है। और लंबर स्पाइन में सिर्फ स्पाइन नहीं है, स्पाइन के वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में ये डिस्क होता है जो शॉक अब्जॉर्बर के काम करती है। और ये जो शॉक अब्जॉर्बर के काम करती है, ये बिल्कुल नरम होता है। इसका जो डिस्क का जो शेप है, इसमें अंदर जैसे जेली लाइक होता है, जैसे टूथपेस्ट का जेली हो, बिल्कुल नरम। और इसका एक बाहर एन्युलस फाइब्रोसिस कवरिंग होती है, और अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसिस सॉफ्ट होता है। और ये 90% पानी, वाटर होता है इसका कंटेंट। तो इसमें जो लोड पड़ता है डिस्क पे, वो सबसे कम लोड पड़ता है अगर हम लेटते हैं। फिर लोड बढ़ जाता है खड़े होने पे, और बैठने पे लोड और ज़्यादा हो जाता है। तो देखा गया कि सिटिंग इज़ वर्स देन स्टैंडिंग एज फार एज द लोड इज़ कंसर्न। और सबसे ज़्यादा लोड होता है झुकने पे, उससे ज़्यादा लोड होता है अगर झुक के कुछ हम उठाए, भारी चीज़ उठाए। तो ये भी देखते हैं, कई मरीज आते हैं कि वो जिम जा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, और जिम में अनट्रेंड एक्सरसाइज, तो सुपरवाइज नहीं है, तो उसमें ज़्यादा वेट उठा लिया, उसमें और ज़्यादा डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। तो इसलिए हमको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मैंने कहा था कि 90% वाटर होता है। तो अगर हम एमआरआई देखें, एमआरआई में जो डिस्क है वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में, सफ़ेद सफ़ेद इसलिए दिख रहा है ये T2 वेटेड इमेज में, क्योंकि इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए ये सफ़ेद कम हो गया, काला ज़्यादा हो गया, डार्क हो गया ये। तो इसमें डिहाइड्रेशन हो गई और ये पीछे प्रोलैप्स हो गया। तो ये इस डायग्राम से हम देखते हैं कि ये नॉर्मल डिस्क है, और जैसे पानी का मात्रा कम हो जाता है तो डीजनरेटेड डिस्क होता है, तो डिस्क स्पेस कम हो जाता है। पर हमको इस पर एक और चीज़ में सतर्क रहना चाहिए कि डिस्क स्पेस कम दूसरी बीमारियों में भी होती है, स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन। तो स्पाइन टीबी में भी डिस्क स्पेस कम होता है, इसलिए डॉक्टर से हमेशा सलाह लेनी चाहिए क्या बीमारी कौन सी है। और जो मैंने कहा था डिस्क का जो बाहर का जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है, वो कंटेन करती है अंदर का जो 90% वाटर जेली जैसे है, उसको कंटेन करती है। अब इसमें टीयर्स आ जाती हैं, वेयर एंड टीयर से, डीजनरेशन से। और यंग एज में अगर भारी चीज़ उठाएं तो फट सकता है, तो ये फट के ये बाहर को निकल सकता है, तो ये बल्ज हो सकता है। और अगर एनुलस ही फट जाए तो हर्निया हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क कहते हैं इसको। तो स्लिप डिस्क अगर साइड से निकलता है तो इसमें जो नस जा रही है, नस पे भी उसका इफेक्ट हो सकता है। अगर ये सेंटर से बाहर निकलता है तो दिमागी नस पे और कंप्लीट पैरालिसिस भी हो सकता है, कॉर्ड एक्वाइनस सिंड्रोम होता है लंबर स्पाइन में। और ये होता है जो कि बिल्कुल भारी चीज़ उठाते हैं यंग लोगों में,
मेरे को याद आ रहा है कि एक पेशेंट बहुत साल पहले 20-25 साल पहले आया था, तो कॉर्ड सिंड्रोम। तो मैंने पूछा कि कैसे हुआ, कहते 2 लोगों ने एक भैंस को उठाया था। ओह माय गॉड। तो आप सोचो कितना भारी। तो डिस्क प्रोलैप्स यंग एज में तो होता ही है, एल्डरली एज में डीजनरेटिव डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। और डिस्क प्रोलैप्स के बाद जैसे ये डिस्क स्पेस कम हो जाता है तो सारा इफेक्ट जोड़ों पे आता है। यहाँ पे फेसेट जॉइंट्स हैं और बाकी जॉइंट्स हैं, तो जोड़ों की और यहाँ की हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, ऑस्टियोफाइट्स हो जाते हैं। तो ऑस्टियोफाइट अगर पीछे को हो तो उससे भी नस दब सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यंग एज से शुरू होता है अगर हम अपने बॉडी को फिट नहीं रखें, एक्सरसाइज नहीं करें। तो अब आगे देखते हैं कि ये हमारे यहाँ पे यंग एज में क्यों इतना कॉमन हो रहा है, और इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर। इसका दूसरा नाम है ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम, क्योंकि रिपीटेटिव मोशन से होता है, रिपीटेटिव इंजरी से होता है। और ये आप देख ही रहे हो कि जो कि सुबह से लेकर शाम तक कई घंटों से एक ही जगह पे बैठे और कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। या जिनका काम होता है भारी चीज़ें उठाना बार बार, है ना, उनमें भी देखा गया है। इसका रिस्क फैक्टर होता है कि अगर हमारा पोस्चर एक ही जगह पे घंटों घंटों हम बैठे हैं डेस्क पे, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, है ना, और अगर पोस्चर भी नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल पोस्चर में जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और घंटों घंटों ऐसे ही करूँ, या प्रिंटर एक साइड पे है और प्रिंटर से आ रहा है, या माउस ठीक जगह पे नहीं है, तो ऑकवर्ड पोस्चर है, सस्टेन्ड, है ना। या रिपीटेटिव मोशंस होती हैं, जैसे ये कुछ भारी चीज़ उठा रहा है, में काम करते हैं एक ही तरह का, बिल्कुल, है ना, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, टर्निंग, या फोर्सफुल एक्सर्शन होता है जैसे जिम में भी हो सकता है। तो इन सब रिस्क फैक्टर्स में ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा। जो क्यूमुलेटिव ट्रॉमा, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा, तो दैट मीन्स इट विल टेक ओवर रिपीटेटिव एंड प्रोलॉन्ग्ड, ग्रेजुअली, हफ्तों में, महीनों में, सालों में, धीरे 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 इसका इफेक्ट आता रहता है। और इसमें सिर्फ काम से नहीं होता, क्योंकि काम से तो घंटे घंटे बैठे हैं, जब हमें रिलैक्स करना चाहिए, जब बॉडी का कर्वेचर, स्पाइन का कर्वेचर नॉर्मल आना चाहिए, उस नॉन वर्क एक्टिविटी में भी हम नीचे देख रहे हैं। आप देखो इस पार्क में बैठे हुए हैं, सैर करने के बाद भी गर्दन जो है नीचे ही आ जाता है, हार्डली एनी टाइम की गर्दन ऊपर उठा के देखते हैं, है ना। तो इसलिए ये सारे रिस्क फैक्टर्स हमारे जीवन में कंटिन्यूसली है, चाहे हम काम पे हो चाहे हम काम पे ना हो। तो इससे क्या होता है, इससे मसल्स पे इफेक्ट आ सकती हैं, स्पाइन में डिस्क, अभी बताया डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, स्लिप डिस्क, और स्लिप डिस्क अगर हो तो नसों को दबा सकती है, नर्व्स में कंप्रेशन आ सकता है, और बोन्स में आर्थराइटिस, ऑस्टियोफाइट्स, स्पॉन्डाइलोसिस, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इनके क्या लक्षण होते हैं? कुछ तो होता है सिर्फ मसल पेन, मसल में एक्स हो सकते हैं, पेन्स हो सकते हैं, और अलग अलग मसल्स में डिपेंड करता है कौन सा मसल ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है। गर्दन के मसल्स हैं, इधर पेरिस्कैपुलर मसल्स हैं यहाँ पे, और कमर के इधर लंबर स्पाइन के, और ये मसल्स कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है पेनफुल कि वो आसपास के मांसपेशियों में भी फैल जाता है। और ये भी देखा गया है कि कुछ मसल्स के कारण सर में दर्द भी शुरू हो सकता है, आँखों में भी जा सकता है, कानों में भी जा सकता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स, लक्षण जो है, ये मतलब कंटिन्यूसली पेन ऑफ एंड ऑन हो सकता है। इसके अलावा जो लक्षण डिस्क प्रोलैप्स का है, उसमें अगर फ्रेश डिस्क निकलता है, एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, तो उसमें बहुत सीवियर पेन होता है, और पेन जो है वो खांसने से, छींकने से, स्ट्रेनिंग में जैसे लैट्रिन में, है ना, वो दर्द बढ़ जाता है। ये एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स ये देखा गया है कि यंग एडल्ट्स में ज़्यादा होता है। एल्डरली में एक्यूट एपिसोड थोड़ा कम रहता है, क्योंकि डीजनरेटिव एनुलस फाइब्रोसिस टीयर्स होती हैं, और धीरे धीरे थोड़ा बहुत डिस्क प्रोलैप्स होता रहता है, जो कि पहले भी हुआ होता है और वो इग्नोर करते हैं उसको। अब जो लक्षण है सिर्फ लोकलाइज नहीं होता, कई बार वो रेडिएटिंग पेन फैलता भी है। वो फैलता तब है जब अगर उसके कोई जो नस है, उस नस को इरिटेट करता है,
तो नस को इरिटेट अब कहाँ पे करता है वो डिपेंड करता है कौन सा डिस्क बाहर निकला है गर्दन में। तो सबसे कॉमन होता है C5-C6 डिस्क। C5-C6 डिस्क से ये नीचे यहाँ तक जो है दर्द, झंझनाहट हो सकता है, सुनपन हो सकता है, अंगूठे तक जा सकता है, और अलग अलग उंगलियों में जो पेन जाते हैं वो डिपेंड करता है कौन से नस कहाँ से दब रही है। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं रेडिएटिंग पेन का होता है, और इसमें कई बार जलन सा होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है वैसे भी कई बार लोग कहते हैं कि चींटी चल रही हैं, इस टाइप के लक्षण लोग बताते हैं। और अगर लंबर स्पाइन में होता है तो लंबर स्पाइन से रेडिएशन करके पैर में आता है, जो ये नीचे टांगों में जब फैलता है इसको शियाटिका कहते हैं, क्योंकि शियाटिक नर्व होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में फैलता है ये दर्द। तो वो भी डिपेंड करता है किस लेवल पे हुआ है। सबसे कॉमन L4-5 लेवल पे होता है, L5-S1, L3-L4, तो उसके हिसाब से जो नस दबती है तो वहाँ तक ये दर्द फैल सकता है, और उसमें सिर्फ दर्द नहीं, सुनपन, झंझनाहट, इस टाइप के लक्षण हो सकते हैं। जो नर्व के कंप्रेशन है दो टाइप के होते हैं, एक तो नर्व का एक सेंसेशंस और एक मोटर। सो सेंसरी लॉस से जो मैंने पहले बताया, जो बर्निंग सेंसेशन, जलन सा, टिंगलिंग सा, पैरास्थीसिया कहते हैं कि झंझनाहट हो और पेनफुल पैरास्थीसिया होते हैं, दर्द होता है उसमें, और सुनपन, सेंसरी लॉस। और अगर मोटर होता है तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि जो नस जिस मसल को सप्लाई कर रही है वो ही कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोरी डिपेंड करता है कितना हल्का सा है या कंप्लीट है। तो जैसे सर्वाइकल स्पाइन में अगर मसल वीकनेस हो जाता है तो हमारे पेशेंट्स के कहते हैं कि ग्रिप कम हो जाता है, हाथों से चीज़ें गिरने लगते हैं, ठीक से लिख नहीं पाते हैं, चम्मच नहीं पकड़ पाते हैं। या अगर लंबर स्पाइन में है तो चलते चलते पैरों से चप्पल निकल जाता है, या चल नहीं पाते हैं, सपोर्ट लेना पड़ता है चलने के लिए। या तो बिल्कुल कंप्लीट, मैंने कहा कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम, तो उसमें पेशाब और लैट्रिन में भी असर पड़ सकता है कंट्रोल में। तो ये सब लक्षण होते हैं नर्व कंप्रेशन की। तो अभी हमने इसको समराइज मैं करता हूँ। तो एनाटॉमी देखा कि कैसे फ्रॉम 4 लेगेड टू 2 लेगेड, 4 पैर में चलने वाले जीव से 2 पैर में चलने वाले मनुष्य जब डेवलपमेंट हुई तो स्पाइन स्ट्रेट हुआ, पर वो स्ट्रेट नहीं रहता, उसका कर्व्स होते हैं, और वो कर्व्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। वो कर्व्स मेंटेन नहीं होती हैं क्योंकि हमारे पोस्चर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन्ड है ना, तो उससे मसल्स वीक हो जाती हैं और एक्सरसाइज होता नहीं है, टाइम ही नहीं एक्सरसाइज के लिए, तो इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि कैसे हमारी नॉर्मल एनाटमी है और कैसे हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, लेकिन इस एनाटमी को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ है, हमारा प्रेशर ऑफ वर्क है, और उस सब में हम ये भूल जाते हैं कि हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, और कितनी देर बैठना है और कितनी देर चलना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर हम नॉर्मल पोस्चर अपनाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है। और अगर ये आपने बताया कि बहुत टाइम तक अगर ये होता रहता है अब्यूज़, तो ही हम ये प्रेसिपिटेट होता है और ये एक परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है। तो इससे पहले कि परमानेंट प्रॉब्लम बने और हमें थोड़ी दर्द शुरू हो या थकान महसूस हो मसल्स में, तो हमें उसी टाइम सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारे को ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड उस तरह से नहीं बैठना है और ध्यान रखना है। तो थैंक यू। इसके बाद हम आपसे दूसरी बार में पूछेंगे कि आप हमें बताएंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, और अगर ये हो जाता है प्रॉब्लम तो हम ये कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकें। सो थैंक यू। थैंक यू।